हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के हम सुश्रुत का सूत्र स्थान पढ़ रहे थे, लेकिन जो सूत्र स्थान की सीरीज़ है वो अपन कंटिन्यू रखेंगे और साथ में शारीरिक स्थान चालू कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शारीरिक स्थान का पहला चैप्टर। सुश्रुत शारीरिक स्थान का पहला चैप्टर क्या है? सर्वभूत चिंता शरीरम। ठीक है, तो सुश्रुत के शारीरिक स्थान के पहले चैप्टर में मेनली जो है तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम दिया हुआ है, तो हम उसको पहले फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, फिर अपने को पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम हम अगर देखें तो ये मेनली सांख्य दर्शन के अनुसार है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत का भी अप्रोक्सीमेटली 99% मैच है। उसमें जो 0.1% चेंजेस है वो अपन बता देंगे आपको। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले सृष्टि उत्पत्ति क्रम कैसे हुआ अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन व सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो सबसे पहले माना जाता है कि अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में अव्यक्त से महान बना, महान से अहंकार बना। ठीक है, पहले अव्यक्त देन महान देन अहंकार। उसके बाद में अहंकार के 3 भेद माने जाते हैं, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादि अहंकार। इसी को हम बोलते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, वैकारिक, तेजस और भूतादि एग्जाम में पूछा जाएगा तो वैकारिक, तेजस और भूतादि के नाम से ही मेनली पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर जो वैकारिक और तेजस अहंकार है उससे एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, और जो तेजस और भूतादि है उससे तन्मात्राओं की यानी पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानी जाती है, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो जो पंच तन्मात्रा है उन्हें अविशेष भी बोला जाता है, और जो पंच महाभूत उन्हें विशेष बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तो मूल प्रकृति एक ही हुई, कौन सी? अव्यक्त। यानी मूल प्रकृति बोले तो जिससे किसी की उत्पत्ति हो लेकिन वो किसी से उत्पन्न ना हो, तो ऐसा माना जाता है कि अव्यक्त ऐसा है जिससे जो उत्पन्न किसी से नहीं है पर उससे महान की, अहंकार की देन सबकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। उसके बाद में प्रकृति पूछा जाए तो प्रकृति 7 प्रकार की होती है। प्रकृति कौन कौन सी? महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा। ठीक है, पंच महाभूत नहीं है, ये पंच तन्मात्रा है। कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो प्रकृति पूछी जाए तो 7 है, ये सांख्य दर्शन ने माना है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने जो है तो 8 प्रकृति मानी है। जो मूल प्रकृति आचार्य सुश्रुत ने उसे मिला दिया है। अभी अपन आगे ये पहले चैप्टर में देखेंगे। तो सुश्रुत के अनुसार क्या है? अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ऐसे 8 प्रकृति बोला है आचार्य सुश्रुत ने। लेकिन सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है? 7 प्रकृति और एक मूल प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति वो होती है जो उत्पन्न भी हो और उससे कोई उत्पन्न भी हो। जैसे कि महान एक प्रकृति है ना, वो किससे उत्पन्न है? अव्यक्त से उत्पन्न है। और महान से क्या उत्पन्न है? अहंकार उत्पन्न है। अहंकार महान से उत्पन्न है, और अहंकार से उत्पन्न क्या है? वैकारिक, तेजस और भूतादि अहंकार। ठीक है, तो ये भी क्या हुई? प्रकृति हुई। उसके अलावा फिर बोलते हैं विकृति। विकृति 16 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पंचमहाभूत और 11 इंद्रियां। ठीक है, ये 16 विकृति मानी जाती है। ठीक है, विकृति बोले तो जो किसी से उत्पन्न तो हो परंतु उनसे कोई उत्पन्न ना हो। ठीक है, उसके बाद में ना प्रकृति ना विकृति पुरुष को बोला गया है। ठीक है, इसकी संख्या 1 बताई गई है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सुश्रुत के शारीर स्थान का प्रथम चैप्टर है सर्वभूत चिंता शारीरम। ठीक है, तो इसमें जो शारीर स्थान में 10 चैप्टर है, तो हमको उन्हें क्रम अनुसार याद करना होगा। ठीक है, क्रम अनुसार हम याद करेंगे तो एग्ज़ाम में एज इट इज़ उसको पूछा जा सकता है, मतलब कई बार क्रम वगैरह भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत की संहिता, सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान में 10 अध्याय हैं। जबकि हम अगर देखें तो अष्टांग हृदय में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें बोला गया है 5वां और 6ठा जो अध्याय है उसमें अरिष्ट का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक की जो चरक संहिता है उसमें शारीर स्थान में 8 अध्याय, अष्टांग संग्रह के शारीर स्थान में 12 अध्याय। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं 6, 8, 10, 12। ठीक है, 6 किस्में हैं अष्टांग हृदय, 8 किस्में हैं चरक संहिता, 10 किस्में हैं सुश्रुत संहिता और 12 किस्में हैं अष्टांग संग्रह। ठीक है, तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देखते हैं। संपूर्ण आयुर्वेद को समझने के लिए शरीर ज्ञान का महत्व चरक के शब्दों में इस प्रकार है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने आयुर्वेद को समझने के लिए शरीर ज्ञान का महत्व किस प्रकार बताया है, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शरीरम सर्वथा सर्वदम सर्वदा वेदयोभिषक आयुर्वेदम सा कार्त्सन्येन वे लोक सुखप्रदम। ठीक है, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु क्या है, तो हमने देखा है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति किससे बताई गई है आयुर्वेद अनुसार, तो अव्यक्त से बताई गई है। ठीक है, सर्वभूतानाम कारणम कारणम सत्व रजस्तमो लक्षणमष्ट रूपम
अखिलेश जगतः संभव हेतु अव्यक्तम नाम, ठीक है। ये आ गया अव्यक्त, जो सब भूतों का कारण है, जो स्वयं कारण रहित है, ठीक है। अव्यक्त का कोई कारण नहीं होता, लेकिन अव्यक्त सबका कारण है, खुद कारण रहित है, सत्व रज और तम रूप है, जो 8 रूपों वाला है, तथा जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है, उसका नाम अव्यक्त है, मूल प्रकृति है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सांख्य मत क्या है। सांख्य मत जो है तो सत्कार्यवाद को मानता है, ठीक है। सत से ही कार्य की उत्पत्ति संभव है, अर्थात सत या भाव रूप सत्तावान कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, असत या अभाव से नहीं। ये सत्कार्यवाद बोला है ना। ये सत्कार्यवाद किसने माना है? सांख्य दर्शन ने माना है। उसके बाद में हम देखते हैं चरक में पुरुष को भी अव्यक्त कहा गया है, ठीक है। IMP लाइन है, एज इट इज़ याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगी। पुरुष को अव्यक्त किसने माना है? तो आंसर आएगा आचार्य चरक ने, ठीक है। उसके बाद में आता है अव्यक्त से 24 यानी 24 तत्वों की उत्पत्ति, ठीक है। तो जो है तो अव्यक्त से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानी गई है। तस्माद अव्यक्तान महान उत्पद्यते, यानी अव्यक्त से किसकी उत्पत्ति हुई? महान की उत्पत्ति हुई। महतस्स लक्षण अहंकार उत्पद्यते, ठीक है। तो जो महत है यानी जो महान है, उससे किसकी? अहंकार की उत्पत्ति हुई। सा त्रिविधो वैकारिस तेजसो भूत आदिरिति, ठीक है। तो जो है तो महान से किसकी उत्पत्ति हुई? अहंकार की। और अहंकार कितने? 3 प्रकार का बोला है, वैकारिक, ठीक है, तेजस और भूत आदि, ठीक है। वैकारिकाद अहंकारात तेजस सहायात, ठीक है। तल्लक्षणान ने वैकार दशेंद्रियन उत्पद्यते, ठीक है। तो जो वैकारिक और तेजस अहंकार था, उससे एकादश यानी 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तद्यथा जो इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी है? 11। श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राण वाग उपस्थ पायु पाद मनांसीति, ठीक है। तो जो है तो उससे 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तो वो कौन कौन सी 11 इंद्रियाँ? पूर्वाणी पंचभूतांद्रियाणी, पंचभूत बुद्धि इंद्रियाणी। तो पंच बुद्धि इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। इतराणी पंच कर्मेंद्रियाणी, ठीक है, पंच कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। और उभयात्मकम मनाहा, मन को उभयात्मक बोला गया है, ठीक है, यानी दोनों में बताया गया है, बोध में उसकी गणना की गई है, किसकी? मन की, ठीक है। भूतादेरपि तेजस सहायात तल्लक्षणानेव पंचतन्मात्राण्य उत्पद्यते, ठीक है। जो है तो देखो इधर अपन ने देखा था ना, भूत आदि और तेजस से किसकी उत्पत्ति मानी है? पंचतन्मात्रा की उत्पत्ति मानी है। अब पंचतन्मात्रा कौन कौन सी है? शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम इति तेषां विशेषा। चलो ठीक है, ये आगे देख लेते हैं अपन। तत्व चतुर्विंशतिर्व्याख्याता। तो इस प्रकार 24 तत्वों की उत्पत्ति अव्यक्त से मानी गई है, और यहाँ पे 24 तत्वों का उल्लेख किया गया। उसके बाद में हम देखते हैं इंद्रियों के विषय, ठीक है। इंद्रियों के विषय का ये श्लोक है IMP। तत्र बुद्धिन्द्रियाणाम शब्दादयो विषयाः कर्मेन्द्रियाणाम यथा संख्यम वचनादयान्यान् विसर्ग विहरणानि। इंद्रियों के विषय क्या बताए गए हैं? श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द, त्वग इंद्रिय का स्पर्श, चक्षुर इंद्रिय का रूप, जीवेंद्रिय का विषय रस, तथा घ्राण इंद्रिय का विषय गंध। ये बुद्धि इंद्रियाँ हो गई, ठीक है। अब कर्म इंद्रियों में वचन, वाणी का विषय, आदान हाथ का विषय, आनंद किसका? उपस्थ का विषय, ठीक है। विसर्ग किसका विषय? गुदेंद्रिय का विषय। और विहार किसका बोला गया है? पाद का यानी पैर का विषय, ठीक है। अब इसमें जो है तो अपन देखते हैं जो आचार्य चरक है उन्होंने पायु और उपस्थ का जो है तो जनरल विषय बताया है। क्या बताया है? कर्म उसका विसर्ग बताया है, ठीक है, पायु का और उपस्थ का। जबकि आचार्य सूत्र ने पायु का विसर्ग बताया है और उपस्थ का आनंद बताया है। वेरी वेरी IMP, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद में देखो, अभी अपन ने देखा था ना इधर कि इधर 7 प्रकृति, सांख्य दर्शन ने 7 प्रकृति बताई और एक मूल प्रकृति बताई, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? 8 प्रकृति बताया, ठीक है। अव्यक्त महान अहंकार पंच तन्मात्राणी चेष्ट 8 प्रकृतियाँ, ठीक है, 8 प्रकृति बताइए। शेषा 16 विकारा और 16 विकार बताए हैं, ठीक है।
वही बात अपन ने उधर करके आए। अतः ये महत आदि 7 प्रकृति विकृति कहलाते हैं, ठीक है। तो जो 7 अपन ने देखे थे ना ये प्रकृति, तो इसको प्रकृति विकृति भी बोला जाता है। अगर प्रकृति विकृति पूछा जाए तो भी 7 बोला जाएगा, ठीक है, अगर मिलाकर पूछा गया तो। अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति विकृति मिलाकर 8 प्रकृतियाँ मानी गई है, ठीक है। इसमें अव्यक्त मिला दिए तो 8 प्रकृति हो गई, जिसको सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति बोला था। उसके बाद में जो अगर 25वां तत्व माने, जैसे कि 24 तत्व पीछे अपन ने देख चुके कौन कौन से, अब अगर 25वां तत्व देखें तो पुरुषा पंचविंशति तमाहा, तो जो पुरुषा है यानी जो आत्मा है या जो शरीर ही है उसको 25वां तत्व बोला गया है। सुश्रुत ने अव्यक्त और पुरुष को अलग अलग माना है, इससे तत्वों की संख्या 24 हो गई, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला है कि पुरुष अलग है और जो है तो अव्यक्त आदि जो 24 अव्यक्त अलग है और जो 24 तत्व है वो अलग है। तो इस प्रकार क्या है तो 24 तत्व बोला है। लेकिन आचार्य चरक ने क्या करा है कि पृथक ना मानकर अव्यक्त को ही समाविष्ट उसमें कर दिया है 24 तत्वों में। तो 24 तत्व और एक अव्यक्त कितने हो गए, 25 तत्व हो गए, ठीक है। चतुर्विंशति स्मृतः, चरक ने शारीरिक स्थान के पहले अध्याय में ये बोला है, ठीक है। इसके बाद में प्रकृति पुरुष का साधर्म वैधर्म है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लो। उसके बाद में अपन टेबल से इसको पूरा पढ़ लेते हैं। प्रकृति विकृति में साधर्म मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो प्रकृति विकृति में सेम है और ऐसी कौन सी चीज़ें जो अलग अलग है, ठीक है। प्रकृति पुरुष में, सॉरी विकृति बोल रहा हूँ, प्रकृति पुरुष में कौन सी चीज़ें सेम है और कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस पूछा जा सकता है, बहुवस्तु पुरुषाश्चेत, ठीक है। तो ये पुरुषाश्चेतना, तो ये इतना याद रखना पूछा जाएगा कि किस आचार्य ने बोला है ये। उसके बाद में हम देखते हैं प्रकृति और पुरुष का साधर्म्य और वैधर्म्य। प्रकृति और पुरुष में साधर्म्य यानी सिमिलरिटीज़ क्या है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, अनंत है, आकार रहित है, नित्य है, अपर है, दोनों ही व्यापक है, ठीक है। याद रखना इसको, अनादि, अनंत, आकार रहित, नित्य, अपर और व्यापक, ठीक है। अब दोनों में जो है तो डिसिमिलरिटीज़ क्या है, ठीक है। प्रकृति बोले तो नेचर बोला है और पुरुष को क्या है सोल यानी आत्मा बोला है, ठीक है। तो जो प्रकृति है वो एक है, पुरुष अनेक है। जड़ अपने प्रकृति जो है तो जड़ है और पुरुष क्या है चेतन है। प्रकृति तीनों गुण होते हैं प्रकृति में, सत्वरजतम, और पुरुष में पुरुष निर्गुण है। प्रकृति जो है तो बीज धर्मिणी है और जो पुरुष है बीज धर्म रहित है। प्रकृति परसव धर्मा है और बीज पुरुष जो है तो परसव धर्म रहित है। और जो प्रकृति है अमध्य स्थधर्मिणी है और जो है तो पुरुष जो है तो मध्य स्थधर्मिणी है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इधर वैद्य के अनुसार सृष्टि के कारण। अब जो है तो वैद्यक शास्त्र में जो है तो सृष्टि के 6 कारण माने हैं, ठीक है। और चरक ने सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में 5 कारण बोले हैं। अब जो ये 6 कारण है उसको सृष्टि उत्पत्ति का षटक विचार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये षटक विचार किसमें, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। कौन कौन सा है, स्वभावमीश्वरम कालम यदृच्छाम नियतिम तथा परिणामम चा मन्यते प्रकृतिम प्रथुदर्शिनाः। उसके बाद में हम जानते हैं कि जो देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना आपने। आत्रेय संप्रदाय वाले जितने भी हैं, आत्रेय संप्रदाय, आत्रेय को मानने वाले या आत्रेय के अकॉर्डिंग चिकित्सा करने वाले, तो वो दोषों के अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं। और जो धर्मंतरी संप्रदाय के हैं वो पंचमहाभूत के अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं, यानी सब हर चीज़ हर द्रव्य में और जो है तो पुरुष में सब चीज़ में वो पंचमहाभूत के अकॉर्डिंग ही चिकित्सा करते हैं, ठीक है। और जो आत्रेय संप्रदाय वाले हैं वो चिकित्सा किसके अकॉर्डिंग, दोषों को अकॉर्डिंग करते हैं, यानी जैसे कि आचार्य चरक, ठीक है। धन्वंतरी संप्रदाय में कौन है, जैसे कि आचार्य सुश्रुत, तो ये पंचमहाभूत के अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं। तो इस श्लोक में यही बोला गया है, भूते बहि परम यस्मान न अस्ति चिंता चिकित्सिते। इस संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक सृष्टि का सदा ही चिकित्सा के लिए उपयोग बताया गया है, क्योंकि चिकित्सा में पंचमहाभूतात्मक सृष्टि के अतिरिक्त कुछ विचार नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखते हैं हम भौतिकानि च इंद्रियाण्य आयुर्वेदे वर्ण्यते। इसी प्रकार इंद्रियार्थ भी पांच भौतिक है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो इंद्रियों के अर्थ हैं वो भी 5 भौतिक है, वो पंचमहाभूत से ही बने हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सांख्य जो है तो प्रकृति को ही सृष्टि का कारण मानता है, ठीक है। उसके बाद में ये श्लोक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है
इसको अंडरलाइन कर लीजिए। असर्वगतेषु चा चित्रगेषु नित्य पुरुष ख्यापकान। देखते हैं इसका मीनिंग अपन। तो जो क्षेत्र है तो शरीर को बोला जाता है और जो क्षेत्रज्ञ है वो आत्मा है, ठीक है। इस सूत्र में अच्छा देखते हैं, आयुर्वेद में आत्मा को सर्वगत नहीं माना है, अपितु असर्वगत माना है, अविभू माना है, ठीक है। आत्मा की नित्यता के पुष्टि के लिए नित्यता जताने वाले हेतु दिए जाते हैं। अब इसका नीचे अपन वर्णन देखेंगे, तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अनुसार यानी आयुर्वेद में क्या है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, किसी ने भी पूछा कि इन्होंने इंद्रियों को क्या माना है, तो इंद्रियों को इन्होंने भौतिक माना है, ठीक है। और अगर दर्शन, सांख्य दर्शन का स्पेसिफिक पूछा जाए तो सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को अहंकारी माना है। देखो अपन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम स्टार्टिंग में पढ़े ना, एकादश इंद्रियां, ठीक है। तो राजसिक और सात्विक अहंकार से जो है तो उत्पत्ति मानी है किसने, सांख्य दर्शन ने। लेकिन अगर आयुर्वेद के अनुसार पूछा जाए तो इंद्रियों को भौतिक माना है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम सांख्यादि के अन्य आयुर्वेदीय मतभेद, ठीक है। आयुर्वेद की दृष्टि में आत्मा असर्वगत है, ठीक है। आयुर्वेद शास्त्र सिद्धांतेषु सर्वगता असर्वगता क्षेत्रज्ञ नित्याश्च, ठीक है। तो जो आयुर्वेद की दृष्टि में आत्मा असर्वगत यानी सर्वत्र व्यापक नहीं है और नित्य है, ठीक है। तो ये दोनों जो है तो वर्ड्स याद रखना, असर्वगत और नित्य बोला है, ठीक है। आयुर्वेद ने आत्मा को असर्वगत और नित्य, ठीक है। इते अनुमान ग्राहे परम सूक्ष्माश्चेतना वंत शाश्वता। और क्या बोला है, सब क्रियाएं, ये सब क्रियाएं केवल अनुमान प्रमाण से सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं होती। ये जो आत्मा है वो परम सूक्ष्म है, चेतना युक्त है, ठीक है। और क्या बोला है, जो कर्म पुरुष है वो चिकित्सा अधिकृत है। ये इसमें श्लोक में देखिए आप, पंच महाभूत शरीरी समवाया पुरुषा इति। जो पंच महाभूत और शरीरी का समवाय संबंध है, इसी को पुरुष बोला है। अतएष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृता। जो ये कर्म पुरुष है यही चिकित्सा का अधिकृत है, ठीक है। सत्व आत्मा शरीरम च। उसके बाद में ये किसका श्लोक है, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बोला है। कौन सा, सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेव तत् दंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगा तत् सर्वं प्रतिष्ठितम्। उसके बाद में हम देखते हैं मन के संयोग से उत्पन्न गुण, ठीक है। सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेषो बुद्धिर्मनाः संकल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञानम मध्य व्यासो विषयोपलब्धिश्च गुणाः। मन के संयोग से उत्पन्न गुण कौन कौन से हैं, तो सुख है, दुख है, इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेष बुद्धि मन संकल्प विचार स्मृति विज्ञान अध्यवसाय विषयोपलब्धि। अब ये सब चीज़ें क्या क्या होती है, इसमें इंग्लिश नेम भी दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगर आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए कि आत्मा के गुण कितने होते हैं, तो 16 गुण बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, और आचार्य चरक ने आत्मा के लक्षण कितने बताए हैं, तो 22 लक्षण बताए हैं, 22। उसके बाद में है सत्वादि युक्त मन के गुण, ठीक है। हम इसमें पहले देखते हैं सात्विक आस्तु यानी सात्विक मन के गुण क्या क्या है। आनरंशस्यम, ठीक है। यानी अक्रूर कर्म नहीं करना, यानी क्रूर कर्म नहीं करना, यानी अक्रूर कर्म करना है, ठीक है। आनरंशस्य। उसके बाद में तितिक्षा यानी सब क्षमा करना, त्याग करना, और उसके अलावा बोला है सत्य बात करना, ठीक है, धर्म का पालन करना, शरीर वाणी और मन से अच्छे कार्य करना, ठीक है। उसके बाद में आस्तिक्य, ये भी क्या है, सात्विक मन के गुण हैं। उसके बाद में ज्ञान, ये भी सात्विक मन के क्या है, गुण हैं। बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्धर्तिर न अभिसंगश्च, तो ये सब क्या है, सात्विक मन के गुण है। उसके बाद में हम देखते हैं राजस आस्तु। राजस मन के गुण क्या क्या है, तो है दुख बहुलता,
ठीक है। अटनशीलता, आधृतिर, अहंकार, ये क्या है? राजसिक मन के गुण हैं। और क्या बोला है? दंभो मानो हर्षः, ठीक है। कामः क्रोधश्च, ये क्या हो गया? मानसिक मन के राजसिक मन के गुण हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं तामस आस्तु, तामसिक मन के गुण। विषादित्वम, नास्तिक्य, अधर्मशीलता, बुद्धेन्द्र बुद्धेर निरोधा अज्ञानम, दुर्मेध्वस, कर्मशीलता, निद्रालुप्तम चेति। तो ये सब चीज़ें क्या क्या होती है, इसको डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको देख लेना एक बार। प्राणियों में पंचभूतों के गुण, ठीक है। प्राणियों में पंच महाभूत के कौन कौन से गुण आते हैं, ये वेरी वेरी आईएमपी है, इससे एक आध क्वेश्चन तो फंसता ही है एग्जाम में, ठीक है। आंतरिक्षाः, यानी जो है तो आकाश के गुण कौन कौन से आते हैं शरीर में, प्राणियों में, ठीक है। शब्द, श्रोतेंद्रिय, ये वेरी वेरी आईएमपी जो बॉक्स में या फिर गोले के अंदर अपन ने रखा है, ठीक है। सर्वछिद्र समूहो विविक्ताचा, ठीक है। अगर हो सके तो उसको एज इट इज़ श्लोक की वर्ड में याद रखना, ठीक है। वायवास्तु, अब वायु के गुण कौन से हैं? स्पर्शा, स्पर्शेंद्रिय, सर्वचेष्टा समूहा, सर्वशरीर स्पंदनम, लघुता चा। तेजसास्तु, अब तेज के, ठीक है। अग्नि के गुण कौन कौन से? तेजसास्तु रूपम रूपेंद्रियम, वर्णा संतापो भ्राजिष्णुता, पक्त्रमर्श तीक्ष्णयम शौर्यम चा। उसके बाद में जल के गुण आप्यास्तु रसो रसेंद्रियम, सर्वद्रव समूहो गुरुता, ठीक है। शैत्यम स्नेहो रेतश्चा। उसके बाद में पार्थिव यानी पृथ्वी के गुण कौन कौन से हैं? गंधो गंधेन्द्रियम, सर्वमूर्त समूहो गुरुता चैती। तो जो गुरुता है वो किसका है? जल का भी गुण बताया है और पृथ्वी का भी गुण बताया है, ठीक है, प्राणियों के अंदर। उसके बाद में आकाशादि भूतों की सात्विक सत्वादि गुणमयता। तो ये हो सके तो श्लोक आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तत्र सत्व बहुलो तत्र सत्व बहुलम आकाशम रजो बहुलो वायु, ठीक है। जो आकाश महाभूत है उसमें सत्व की प्रधानता होती है, जो वायु है उसमें रज की प्रधानता होती है। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये चीज़ दो चीज़ें, ठीक है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, यानी जो अग्नि है उसमें सत्व और रज की प्रधानता होती है। सत्व तमो बहुलम आकाशम, सत्व तमो बहुलम आपहा, जो जल है उसमें सत्व और तम की प्रधानता होती है, ठीक है। तमो बहुला पृथ्वीति, जो पृथ्वी है उसमें तम की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसके साथ में अपना फर्स्ट चैप्टर शारीरिक स्थान का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। और जो अपना सूत्र स्थान की सीरीज़ चल रही है वो एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहेगी और अपन कोशिश करेंगे कि शारीरिक स्थान को भी साथ साथ ख़त्म करते जाएं, ठीक है।